तो ये कहानी शुरू होती है एक बस को दिखाते हुए जो एक कब्रिस्तान के पास रुकती है और बस के अंदर चढ़ जाती है एक क्रीपी बूढ़ी औरत। वो औरत बैठकर ड्राइवर से पूछती है, क्या तुम एक डरावनी कहानी सुनना चाहोगे? ड्राइवर मना करता है पर वो औरत बार बार पूछती है, दिन खुद ही कहानी सुनाने लग जाती है जिसके अंदर एक बस ड्राइवर अंधेरी रात में जा रहा था। वो ड्राइवर बस को रोकता है एक लड़की के लिए, पर गेट खुलते ही लड़की गायब हो जाती है। ड्राइवर बस भगाकर वहां से ले जाता है, पर तभी बस के अंदर से एक आवाज आती है, मुझे उतारने दो। डर के मारे ड्राइवर पीछे देखता है और उसे पीछे दिखाई देती है एक गुड़िया। और अब दोस्तों, एक गुड़िया सच्ची में बस के अंदर आ गई थी। वो बूढ़ी औरत अब हम लोगों से पूछता है कि तुम एक डरावनी कहानी सुनना चाहोगे? जिसके बाद वो पहली कहानी सुनाती है जिसका नाम है स्पाइडर वुमन। हिंदी में बोला जाए तो मकर कन्या। कहानी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स एक टनल से निकाल रहे थे स्पाइडर वुमन के बारे में बात करते हुए कि तभी उन्हें दिखाई दे जाती है स्पाइडर वुमन, जो कि पीछे पड़ जाती है उनकी। सारे लोग डरकर भाग जाते हैं और सीन जाता है कुछ टाइम पहले। तब हम मिलते हैं दो रिपोर्टर से जिसका नाम है शिगेवा और ताकेशी। ये दोनों काम करते हैं एक मैगजीन पे जो मकर कन्या जैसी एंटिटीज के बारे में आर्टिकल्स लिखती थी। दोनों रिपोर्टर्स बात कर रहे थे कुछ स्कूल की लड़कियों से जो बता रही थी स्पाइडर वुमन के बारे में, पर स्टिल कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। एनीवेज, तताशी को जितने आई विटनेस मिले थे ना, उसके हिसाब से वो एक आर्टिकल को मैगजीन में पब्लिश कर देता है। और अब हम उन्हीं में एक आई विटनेस की कहानी देखेंगे। आई विटनेस थी एक लड़की की जिसे रात को लग रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़की भागकर घर आ जाती है और उसने खिड़की से देखा था बाहर, जहां पर वो स्पाइडर वुमन जो क्रीपी तरीके से गलियों में रेंग रही थी। वापस तकेशी और शिगेवा को हम देखते हैं जहां पर दोनों आई विटनेस को पढ़ रहे थे और कई हजार विटनेस उन लोगों के पास आए हुए थे। शिगेवा अब डर रहा था ये सोचकर कि कहीं ये स्पाइडर वुमन सच्ची में मौजूद तो नहीं, और ताकेशी उसे और डरा रहा था। एनीवे, अब हमें पता चलता है स्पाइडर वुमन की ओरिजिन की कहानी। हुआ ये था कि पुराने टाइम में एक औरत थी जिसे मकड़ियों से नफरत थी। वो अपने घर में आने वाली सारी मकड़ियों को बुरी तरीके से मार डालती थी और एक रात एक श्रापित मकड़ी ने औरत को काट लिया था। दिन अचानक औरत के आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले आ गए थे और धीरे धीरे वो औरत बदल गई थी आधी मकड़ी और आधी इंसान, यानी मकर कन्या में। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि मकर कन्या दिन के टाइम पे नॉर्मल रहती है, पर सूरज ढलते ही वो भाग जाती है अंधेरे में क्रॉल कर कर। वो मकर कन्या अपनी 8 आंखों से अपनी विक्टिम्स पर नजर रखती है और अपने जादू से अपने विक्टिम्स को मकड़ी के जाले में लपेट लेती है। इसके बाद वो इंसान या तो मकर कन्या में बदल जाता है या फिर मकर कन्या उसे जिंदा खा जाती है। ये कहानियां पढ़ पढ़ कर शिगेवा अब और ज्यादा डर गए थे, पर तकेशी शिगेवा को बताता है कि कहानियों के हिसाब से अगर मकर कन्या सामने आ जाए तो हमें बोलना चाहिए मकर ततैया, मकर ततैया, क्योंकि मकड़ी को ततैया से डर लगता है। एनीवे, ये बताने के बाद तताशी नोटिस करता है कि जापान के एक छोटे से टाउन से बहुत सारे मकर कन्या के आई विटनेस आए हुए हैं, और इसीलिए तकेशी सोचता है कि शायद मकर कन्या इसी टाउन में रहती होगी। इसी रीजन की वजह से शिगेवा को तताशी जबरदस्ती भेज देता है उस टाउन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर 2 दिन हो जाते हैं और शिगेवा वापस नहीं आता। वो अब अपना फोन भी नहीं उठा रहा था और एडिटर्स भी गुस्सा कर रही थी, और इसीलिए तकेशी खुद जाता है उस टाउन में शिगेवा को ढूंढने के लिए। तकेशी उस टाउन में ढूंढ लेता है एक रेस्टोरेंट जहाँ पे शिगेवा ने इंक्वायरी करी थी कुछ दिन पहले, और वहाँ पे 2 वेट्रेस बताती है मकर कन्या के बारे में जो कुछ ही दिन पहले इसी रेस्टोरेंट में आकर खाना खाकर गई थी, और तभी उन वेट्रेस को फिर से दिखाई देती है मकर कन्या। तकेशी भी उस औरत को देखकर चौंक जाता है और वो औरत बड़ी अजीब तरीके से खुजली कर रही थी, पर देन वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही उठकर चली जाती है, जिससे तकेशी समझ जाता है कि वो मकर कन्या नहीं थी। उसके बाद तकेशी को एक टनल के पास मिलता है एक स्कूल की लड़की जो प्रार्थना कर रही थी एक श्राइन के ऊपर। उस लड़की का नाम था मिकोयो, और वो बताती है कि उसी टनल के पास
कुछ दिन पहले मकर कन्या ने उसकी दोस्त अकेमी पर हमला कर दिया था। अब ऑब्वियसली तकेशी को मिलना था अकेमी से और इसीलिए मिकोयो तकेशी को ले जाती है अकेमी के घर। घर पर सिर्फ अकेमी थी जो अजीब तरीके से पलंग पर लेटी हुई थी और तकेशी को उस लड़की से अजीब अजीब वाइब्स आ रही थी। मिकोयो देन बताती है कि अकेमी की बातों पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा और इसीलिए आजकल अकेमी गुस्से में रहती है। तकेशी देन अकेमी से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर अकेमी इतनी तेजी से अपनी कहानी बताती है कि तकेशी नोट्स भी नहीं लिख पाता। परेशान होकर तकेशी एक रिकॉर्डर खोल देता है, पर अब रिकॉर्डर में भी डेमोनिक आवाजें आने लगती है और तकेशी को अकेमी के मुंह के अंदर मकड़ी के जाले दिखाई देने लगती है। देन अचानक वहाँ पे आ जाती है अकेमी की माँ यूमी। यूमी भी बड़ी अजीब थी और मिकोयो यूमी को देखते ही घर से भाग जाती है तकेशी को अकेला छोड़कर। देन यूमी बताती है कि अकेमी के एक्सीडेंट के बाद वो सदमे में है और बात नहीं कर सकती। यूमी देन तकेशी को बिठाकर उसके लिए चाय वगैरह लाती है और उसे चप्पलें भी पहना देती है। तकेशी को ये खातिरदारी थोड़ी अजीब लग रही थी, जिसके बाद तकेशी यूमी को बताता है मकर कन्या के बारे में। हालांकि दोस्तों यूमी ऑलरेडी मकर कन्या के बारे में सब कुछ जानती थी। यूमी बोलती है कि मकर कन्या मीटिंग के बाद अपने पार्टनर्स को जिंदा खा जाती है और ये बात सुनकर तकेशी को अजीब लगने लगता है, जिसके बाद तकेशी नोटिस करता है कि उसके चप्पलें जमीन पर चिपक रही है। देन अचानक यूमी भाग जाती है किचन में और तभी सूरज ढल जाता है। तकेशी भी अब डरने लगता है क्योंकि वो जानता था कि मकर कन्या सूरज ढलने पर ही अपना रूप बदलता है। और अब तकेशी को आने लगती है अकेमी के कमरे से कुछ आवाजें। वो जाकर चेक करता है और आवाजें आ रही थी क्लोजेट के अंदर से, जहाँ पे तकेशी को मिलता है शिगेवा, जिसे मकर कन्या ने जाले में फंसा कर रखा था। लेकिन इतना ही नहीं, तभी अकेमी बदल जाती है मकर कन्या में, जिससे डर कर तकेशी अपनी जान बचाकर भागता है और उसकी चप्पलें जमीन से चिपक रही थी। तकेशी को पीछे से यूमी भी घूर रही थी और इसका मतलब अकेमी ने अपनी माँ को भी मकर कन्या में बदल दिया था। एनीवे, वहाँ पे तकेशी बार बार बोलने लगता है मकर ततैया, और ये बात बोल बोलकर वो किसी तरीके से घर से भाग जाता है। अब जब तकेशी घर जा रहा था गाड़ी से, तभी उसके पीछे आ जाती है यूमी, जो तकेशी से चिपक जाती है और गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। तकेशी किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलता है, पर अब उसके सामने थी यूमी, जो बदल जाती है एक मकड़ी में और डीमनिक तरीके से हमला कर देती है उसके ऊपर। यहाँ से अब दोस्तों हम फिर से देखते हैं उन्हीं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को जिन्हें हम कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लोग टनल में जब मकर कन्या को देखकर डर कर भाग गए थे, तो उन्हें असल में दिखाई दिया था तकेशी, जिसे बदल दिया गया था एक मकड़े में। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी का नाम है क्रेविसेस, जो शुरू होती है अकीरा नाम के एक लड़के के साथ, जो आता है अपने दोस्त शिमुजू के घर पर उसके मकान मालिक उचिदा के साथ। उचिदा ने अकीरा को इसीलिए बुलाया था क्योंकि शिमुजू घर पर कई दिनों से नहीं था और उसके घर की हालत अंदर से कुछ ज्यादा ही क्रीपी थी। हीरा अब उचिदा के साथ शिमुजू के फ्लैट पर आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर दरार के ऊपर शिमुजू ने लाल टेप चिपका रखी थी। अकीरा और उचिदा अब सारी टेप हटा देते हैं, जिसके बाद अकीरा करने लगता है इन्वेस्टिगेशन। अकीरा को शिमुजू के लैपटॉप पर कुछ टेक्स्ट मिलते हैं, जिससे ये समझ आता है कि कोई शिमुजू पर नजर रखे हुए था। अकीरा अब उचिदा से पूछता है कि अगर शिमुजू कुछ अजीब बिहेव कर रहा हो तो, पर तभी किचन से शोर आता है और जब अकीरा देखता है तो उचिदा किचन से गायब हो चुका है। अकीरा को समझ नहीं आता कि क्या हुआ और उसे जल्दी ही ऐसा फील होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अकीरा को टीवी की रिफ्लेक्शन में भी एक आत्मा दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है, जिससे अब अकीरा डरने लगता है। देन अकीरा को मिलता है एक वीडियो कैमरा, जिससे अंदर वीडियो में शिमुजू था। वीडियो में शिमुजू घर की दरारों के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। उसे डर लग रहा था और एंड में वो पूरे घर की दरारों को लाल टेप से सील कर देता है।
शिमुजू पूरा पागल सा हो गया था। जिसके बाद वीडियो में आने लगती है एक लड़की की हंसने की आवाज और एक दरार के ऊपर से टेप अपने आप हट जाती है। शिमुजू चिल्लाता है एंड देन कोई ईविल शक्ति शिमुजू को अपने साथ खींचकर ले जाता है दरार के अंदर और ये देखकर अकीरा चौंक जाता है। अब अचानक कोई टीवी का प्लग निकाल देता है और जब अकीरा प्लग लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। अकीरा डर कर चिल्लाता है जिसके बाद उसे घर के दरारों के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं लड़की का हाथ। और देखते ही देखते अब अकीरा पागल सा हो चुका था। उसे अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर की दरारों को फिर से लाल टेप से कवर करना पड़ता है और बेचारा एक ड्रॉअर बंद करना भूल जाता है। वो भागता है ड्रॉअर बंद करने के लिए पर एंड में अकीरा को वो आत्मा पकड़कर अपने साथ ले जाती है और कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। अब तीसरी कहानी का नाम है सैक्रिफाइस। ये कहानी शुरू होती है मायू नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो रात उठती है और अपनी दादी को देखती है प्रेयर कर रही है प्रेयर वाले कमरे में। एंड देन अगले ही पल मायू की दादी को खा जाती है एक क्रीपी एंटिटी जिसे देखकर मायू के होश उड़ जाते हैं। 3 सालों आगे जाता है पर मायू बड़ी हो चुकी है और शहर में रहने आ जाती है और एक कंपनी में अपनी दोस्त शिजुका के साथ काम करती है। उस दिन मायू को एक तोहफा मिलता है पर तोहफे में था एक मरा हुआ कीड़ा जिसे देखकर मायू और शिजुका चौंक जाती है। दिन दोपहर में दोनों लड़कियां पार्क में लंच कर रही होती है जब मायू शिजुका को बताती है कि कुछ ही टाइम पहले फुकादा नाम के एक लड़के ने मायू को डेट के लिए पूछा था पर मायू ने फुकादा को मना कर दिया था और भाग गई थी। ये बात सुनकर शिजुका चौंक जाती है क्योंकि फुकादा एक क्रीपी आदमी था और लास्ट टाइम जब एक लड़की ने फुकादा को डेट करने से मना कर दिया था तो वो लड़की कुछ ही दिन बाद गायब हो गई थी। अब तभी दोनों लड़कियों के सामने आ जाता है फुकादा जो मायू को क्रीपी तरीके से घूर रहा था जिससे मायू डर जाती है। एनीवे उस रात जब मायू घर पहुंचती है तो उसे दरवाजे पर मिलते हैं बहुत सारे मरे हुए कीड़े और किसी ने मायू के गेट पर खून से एक डिमोनिक निशान भी बना दिया होती है पर ऑब्वियसली ये काम था फुकादा का और ये बात मायू भी समझ जाती है क्योंकि अगले दिन मायू फुकादा का हाथ पर पट्टी बांधी हुई देखती है। कहने का मतलब उसने अपनी ही खून से वो निशान बनाया था। ये सब देखकर मायू डर जाती है और वो कुछ ही दिनों के लिए रहने चली जाती है अपनी मम्मी पापा के साथ। मायू के पापा का नाम था तोशिनोरी और मायू की माँ की नाम था मेगुमी जो बीमार थी पर वो मायू को देखकर काफी खुश हो जाती है। एनीवे मायू जाकर अपने पूर्वजों के सामने प्रेयर करती है क्योंकि ये उनका घर का एक प्रथा थी। प्रेयर वाले कमरे में ही मायू को वो क्रीपी एंटिटी दिखाई दी थी पुराने टाइम में और आज मायू अपने पापा को उस एंटिटी के बारे में बताती है। असल में जिस रात मायू ने वो एंटिटी देखी थी उसके अगले ही दिन मायू की दादी की लाश मिली थी घर में। सिर्फ इतना ही नहीं उस टाइम मेगुमी बीमार चल रही थी पर जैसे ही दादी की डेथ हुई मेगुमी ठीक हो गई थी और ये बात आप लोग याद रखना। इसके बाद एक पड़ोस की बूढ़ी औरत आती है और मायू को बोलती है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो वरना वो मारी जाएगी तुम्हारी वजह से। जिसके बाद बूढ़ी औरत का बेटा आकर उसे वहाँ से ले जाता है पर यहाँ पे उस बुरी औरत को वो क्रीपी एंटिटी दिखाई दे रही थी इस वक्त मायू को नहीं दिखाई दे रही थी। अब उस रात मायू अपनी माँ के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ घंटों से प्रेयर कर रही होती है और मायू के कहने पर भी प्रेयर बंद नहीं करती तो बहुत ज्यादा अजीब था। देन नेक्स्ट डे मायू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए छत पर नोटिस करती है वही डिमोनिक निशान जो फुकादा ने गेट पर बनाया था जिससे मायू को लगता है कि शायद उसे शहर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मायू वापस शहर चली जाती है पर मेगुमी कॉन्टिन्यूअस प्रेयर कर रही होती है। अब शहर पहुंचकर मायू जाती है फुकादा के घर पर और जैसे ही फुकादा घर से बाहर निकलता है मायू उसके घर के अंदर घुस जाती है और घर के अंदर जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि फुकादा का पूरा घर डिमोनिक चीज़ों से भरा हुआ है। घर में हर जगह मायू की तस्वीरें भी होती हैं जिससे मायू समझ जाती है कि फुकादा ने मायू के ऊपर कोई श्राप लगा दिया है। मायू को फुकादा के पास कुछ वीडियोस भी मिलते हैं जो मायू की ही होती है मतलब फुकादा बहुत टाइम से मायू पर नजर रख रहा था।
हालांकि मायू के साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ था, पर आज मायू नोटिस करती है कि उसके हाथ पर वही डिमोनिक निशान आ गया था। मायू अब वापस चली जाती है गांव पे और उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब ज्यादा बीमार हो गई है। अब घर का माहौल थोड़ा सैड हो जाता है और डिनर के वक्त मायू को फिर से वो निशान दिखाई देती है छत पर। अब उस रात सोने के बाद मायू को आने लगता है बुरे बुरे सपने। इतना ही नहीं, मायू के पास कीड़े मर मर कर गिरने लगते हैं। अचानक मायू जाग जाती है और उसे सुनाई दे रही होती है अपनी माँ की प्रेयर्स, और मायू के हाथ पर जो निशान था वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। ऑब्वियसली मायू जाती है अपनी माँ को देखने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बचपन में वो अपने दादी के पास गई थी। वहाँ पर उसे मेगुमी दिखाई देती है जो प्रेयर कर रही होती है, पर अगले ही पल उसे सेम एंटिटी मेगुमी को कच्चा खा जाती है और मायू के होश उड़ जाते हैं। देन उस एंटिटी की डिमोनिक आंखों को देखकर मायू चिल्लाती है और अगले दिन सुबह अपने बिस्तर पर जाग जाती है। लेकिन अभी भी मायू के बेड के आसपास कीड़े पड़े हुए होते हैं, पर मायू देखती है कि अब वो डिमोनिक निशान हर जगह से गायब हो चुका है। और इतना ही नहीं, मायू के माँ अब मर चुके होती है और दूसरी तरफ शहर में फुकारा भी मिस्टीरियसली मारा जाता है। कहने का मतलब मेगुमी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था। बेसिकली कहानी के अंदर एक एंटिटी होती है जिसको अगर सेक्रीफाइस दिया जाए तो सब ठीक हो जाता है। सबसे पहले मायू की दादी ने अपना सेक्रीफाइस दिया था ताकि मेगुमी ठीक हो जाए, और प्रेजेंट में मेगुमी ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया ताकि मायू के ऊपर भी जो श्राप लगा था वो खत्म हो जाए। और ये बात मायू भी समझ चुकी थी। अब यहाँ से स्क्रीन वापस आता है उस क्रीपी बस के अंदर। बस में अब एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसके पास आती है वो औरत। वो औरत पूछती है कि पीछे जो औरत लास्ट सीट पर बैठी है वो तुम्हें ही घूर रही है, वो कौन है? आदमी बताता है कि वो औरत सालों से उसका पीछा कर रहा है और वो एक आत्मा है जो इसीलिए पीछे पड़ा है क्योंकि आदमी ने गलती से एक बार उस औरत से बात कर ली थी। अब बुरी औरत बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो बूढ़ी औरत जाकर उस आत्मा से बात करती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। पर एंड में आदमी नोटिस करता है कि उस बुरी औरत का रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिख रहा होता। जिसके बाद वो औरत सुनाती है एक नई कहानी जिसका नाम होता है ब्लडी। इस कहानी में एक जापानीज आदमी योशिटो आता है हॉलीवुड और वहाँ ब्लॉन्ड लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। योशिटो चेक इन करता है एक होटल में और वो अमेरिका में बिजनेस के लिए आया होता है। पर जल्दी ही योशिटो को होटल के रूम में लड़कियों की चीजें मिलने लगती है। वो ये सब पे ध्यान नहीं देकर सो जाता है। रात को जब योशियो की आंखें खुलती है तो उसे बगल में पड़ी मिलती है एक किताब। पर किताब उठाते ही एक लड़की आता है और अगले ही पल गायब हो जाती है। अब योशियो डर जाता है और तुरंत अपना सामान पैक करने लगता है, पर तभी उसके हाथ पर सुनहरे बाल आ जाते हैं और बेड के नीचे से मिलते हैं एक ब्लॉन्ड लड़की की लाश। मतलब वहाँ पे पहले ही किसी का मर्डर हो चुका था। ये देखकर योशियो के होश उड़ जाते हैं और तभी पूरे बेड पर सुनहरे बाल फैल जाती है। बालों के अंदर से निकलती है उस लड़की की आत्मा जो खतरनाक तरीके से योशियो पर हमला करके उसे मार डालती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिरी कहानी का नाम है प्रायमोनिशन, जो फुकावा नाम के एक आदमी के ऊपर है। फुकावा एक नॉर्मल ऑफिसर वर्कर था, पर उस दिन वो कुछ अजीब कर रहा था। वो सबकी नजरों से छिपकर अपनी कंपनी में ही आगे बढ़ रहा था। पर इसी के साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी उसे कॉल लगातार कर रहे थे एक होटल में से। वो उसका वेट कर रहे थे क्योंकि फुकावा अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाने वाला था। हमें जल्द ही पता चलता है कि फुकावा अपनी कंपनी से डाटा चोरी कर रहा है, जो ऑब्वियसली किसी इलीगल काम के लिए होगा। फुकावा सारा डाटा कॉपी कर कर लेता है सीडीज के अंदर और सारी सीडीज एक बैग में भरकर अपने साथ ले जाता है। पर फुकावा वो सब काम करने से डर भी रहा था। तब फुकावा चढ़ता है एलिवेटर में, जिसके अंदर ऑलरेडी 3 लोग मौजूद थे जिनके नाम थी हिजिरी, ओडेडा और यामाजाकी। फुकावा उन सब के साथ एलिवेटर में घुस जाता है, पर जल्द ही एलिवेटर रुक जाता है। ओडेडा अब फुकावा से पूछता है कि क्या उसे नीचे जाना है। सेम टाइम पे फुकावा की बीवी उसे फोन करके परेशान करने लगती है और सारी चीजों से फुकावा काफी ओवरवेल्म हो गया था।
तब फुकावा के फोन से सिग्नल भी चले जाते हैं और लाइट्स फ्लिकर होके बंद हो जाते हैं। इमरजेंसी लाइट्स चालू होती है पर एलिवेटर में बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। ओदेदा और यामाजाकी फुकावा से बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि जैसे उसके बैग में क्या है, उसकी बेटी कितने साल की है और वो क्या काम करता है। पर फुकावा बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो हिजिरी कोडेरा और यामाजाकी को बोलती है कि प्लीज फुकावा से बात मत करो क्योंकि अब बात करने की कोई फायदा नहीं है। फुकावा के लिए अब उसकी बेटी, बीवी या काम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हिजिरी बार बार अपनी घड़ी भी चेक कर रही थी और फुकावा डर रहा था। फुकावा को दिन एक लड़की का कॉल आता है जिसके लिए फुकावा ने कंपनी का डाटा चुराया था और वो लड़की भी गुस्सा कर रही थी क्योंकि फुकावा लेट हो गया था। तब फिर से सिग्नल चले जाते हैं और फुकावा बाकी लोगों से फोन मांगने लगता है पर उन तीनों में से किसी के पास भी फोन नहीं था और हिजिरी बोलता है कि हम लोगों के लिए फोन मायने नहीं रखता। ये सुनकर फुकावा गुस्सा करने लगता है क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कौन है जिसके पास फोन नहीं है। अब लकीली फुकावा को कांटेक्ट करता है इमरजेंसी रूम के लोग जो एलिवेटर ठीक करने में लगे हुए थे। फुकावा इमरजेंसी टीम को बताता है कि 4 लोग एलिवेटर में फंसे हुए हैं। पर फोन पे आदमी चौंक जाता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ उसे फुकावा दिखाई दे रही था और कोई नहीं, जिससे फुकावा की रूह कांप जाती है और वो समझ जाता है कि एलिवेटर में उसके साथ 3 आत्माएं हैं। फोन पे आदमी बोलता है कि तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए मदद आ रही है। पर अब फुकावा बुरी तरीके से डर चुका था। आत्मा अब बोलने लगती है कि फुकावा को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन वो फैमिली से रीयूनाइटेड हो जाएगा। लेकिन फुकावा को लगने लगता है कि ये आत्मा ऐसे इसीलिए बोल रही है क्योंकि ये आत्मा उसे मारने के लिए आई है। फुकावा अब सारी सीरीज को बाहर निकलकर माफी मांगने लगता है आत्मा से, पर आत्मा बोलती है कि उन्हें फुकावा की माफी नहीं चाहिए और ना ही उन्हें फर्क पड़ता है कि फुकावा ने चोरी करी। फुकावा स्टिल माफी मांगता रहता है लेकिन तब एलिवेटर का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है एक खूनी हाथ, पर वो हाथ नहीं था, वो बस इमरजेंसी टीम वाले थे जो एलिवेटर का दरवाजा खोल रहे थे। टीम वाले जल्दी फुकावा को बचा लेते हैं और फुकावा भागकर अपने मैनेजर से चिपक जाता है डर के मारे। पर अब एलिवेटर के अंदर से सारे लोग गायब हो गए थे। मैनेजर फुकावा को बोलता है कि जरूर फुकावा डर के मारे हेलुसिनेट कर रहा होगा और फाइनली फुकावा की सांस में सांस आती है और वो अपनी चुराए हुए सीडीज को लेकर भागता है घर की तरफ। उसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर एक जगह रुककर वो अपनी सांसों को शांत कर रहा है, पर देन उसे एक और बार दिखाई देते हैं वो 3 लोग जो उसे ही घूर रहे थे दूसरे टेबल से। फुकावा एक वेट्रेस को बुलाकर उसे दिखाता है वो 3 लोगों को, पर उस वेट्रेस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद फुकावा भागता है अपनी जान बचाकर। अब उन 3 लोगों के पास आता है एक आत्मा जो उन्हें बताता है कि फाइनली हत्या होने वाली है। कोडेरा अपना कैमरा खोल लेता है, यामाजाकी अपना चश्मा लगा लेती है और हिजिरी अपने ओपेरा ग्लासेस को उठा लेती है, जिसके बाद भागते ही भागते फुकावा के ऊपर गिर जाता है कंस्ट्रक्शन का सामान और वो बुरी तरीके से मर जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये 3 आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड से है, हमारे दुनिया में आए हैं एक टूर लेने के लिए लाइफ डेथ का। जैसे हम लोग जाते हैं परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए, उसी तरीके से फुकावा की मौत को ये आत्माएं देखने के लिए आई थी। ये सब देखकर आत्माएं वापस स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद फुकावा की भी आत्मा उसके शरीर से निकलकर चले जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सीन वापस आता है बस में, जहाँ पर अब एक लड़की आकर बैठी हुई थी और वो बूढ़ी औरत उसे पूछती है, क्या तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाओ? लड़की मान जाती है और वो औरत सुनाने लगती है कहानी। कहानी में एक औरत एक लड़की को डरावनी कहानी सुना रही होती है और धीरे धीरे लड़की के पास भी आ रही होती है और अब बिल्कुल कहानी की तरह वो डिमोनिक औरत स्कूल की लड़की के पास आने लगती है, जिससे डर कर स्कूल की लड़की और ड्राइवर दोनों बस छोड़कर भाग जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारा जापान वाली स्टोरी। तो कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।